हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है एंड डिस्कस दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, या ऐसे आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, तो जो लिक्विड और गैस के अलावा जो भी मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब क्या होता है, सॉलिड में आता है। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पेपर हो गया, एग्रीकल्चर से निकलने वाली चीज़ें हो गई जो मतलब लिक्विड नहीं है या गैसियस फॉर्म में नहीं है, और वो क्या है, एक तरीके से वेस्ट हैं, डिस्कार्डेड हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अलग अलग जगहों से ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। जैसे कि एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, तो इट रिफर्स टू वेस्ट विच आर जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड, ऑफिसेज, स्कूल एंड अदर नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मतलब घरों से वेस्ट निकलता है, ऑफिसेज से निकलता है, स्कूल से, और क्या कहते हैं जो नॉन इंडस्ट्रियल है, नॉन कमर्शियल जगह हैं जहाँ से और वेस्ट जनरेट हो सकता है, तो वो सब आता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर। दूसरा एक वेस्ट होता है जो इंडस्ट्री से निकलता है। ठीक है ना, इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट निकलता है। कैसे हो सकता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, यानी कहीं पे घर बन रहा है, कहीं पे घरों को गिराया जा रहा है। ठीक है ना, कोई भी घर बन रहा है या पुल वगैरह कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो वहाँ से वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट। ऐसी एग्रीकल्चर से सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो इसका मैनेज कैसे किया जाए, इसको सबसे पहला काम ये कि मतलब कम से कम हम लोग क्या करें, मतलब वेस्ट जनरेट करें, वेस्ट को कम करना, उसका रिडक्शन करना है। ऐसे क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है ना, अब जहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको सेपरेट करना चाहिए। सेपरेट करने का मतलब ये है, अलग टाइप के वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए। पॉलीथीन है तो उसको अलग कर दिया जाए, जैसे कि मान लो डेबरी से घर वगैरह टूटा हुआ है तो उसको अलग रखना चाहिए। शीशे वगैरह हैं तो उसको अलग रखना चाहिए। ऐसे कुछ मेटल्स वगैरह हैं तो उनको अलग रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो जो वेस्ट है उनको अलग अलग क्या है रखना चाहिए, उनको सेपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि सबको एक ही में मिला के रख दिया जाए, तो उसको ट्रीट करना, उसको प्रोसेस करना, कलेक्ट करना, सारे क्या है दिक्कत होती है। तो ये जो म्यूनिसिपल के लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जिसको कहते हैं सफाई कर्मी लोग जो हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि जहाँ से वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको सेपरेटली ही कलेक्ट करें, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करें। ठीक है ना, जहाँ पे उनको पहुँचाना है। फिर अगला प्रोसेस होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह का। उसके बाद होता है लैंड फिल डिस्पोजल। अगर वो चीज़ ऐसी है जिसको लैंड फिल डिस्पोजल कर सकते हैं, गड्ढे वगैरह के अंदर डालना है तो वहाँ पे लाके डाल देंगे, या तो फिर मतलब ऐसी चीज़ है जिसको जलाया जाना है तो उसको इंसिनरेशन डिस्पोजल कर देते हैं। अब उसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो हज़ार्डस वेस्ट होते हैं उसको मतलब बहुत क्या कहते हैं ध्यान से केयरफुली हैंडल करना चाहिए, वरना उसकी वजह से बड़ा खतरा हो सकता है इंसान को। जैसे कि शीशा हो गया, ऐसे क्या कुछ शार्प धातुएं होती हैं, जैसे कि टिन शेड होता है तो वो भी बहुत शार्प होता है, उसकी वजह से कट लग सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ऐसे कुछ मटेरियल उसमें ऐसे होंगे जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है तो उसको रिसाइकिल के लिए अलग कर देना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। और क्या है, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और पब्लिक को इसके बारे में अवेयर भी करना चाहिए। देखो एक बात मैं बता दूं, मैं जो नोट्स बनाता हूं ना, मैं चाहता हूं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके बनाऊं। अगर मैं बहुत लेंदी नोट्स बना दूं तो आप उसको पढ़ भी नहीं पाओगे सारा, और मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत होगी, आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। समझ रहे हो, तो नोट्स जो होता है वो शॉर्ट होते हैं, फिर जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं उसको तो एक्सप्लेन करते हैं। अगर पूरा मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मुझसे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो नोट्स क्या है बहुत लेंदी देते हैं, तो आप लोगों को लगता है यार बहुत सारा टाइम लग जा रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि नोट्स को ईजी करके दूँ और शॉर्ट करके दूँ, ताकि आपके माइंड में वो रहे, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तो आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर करके लिख सकें, पॉइंट्स आपको याद रहें। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, शायद वहीं पे मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया इसको। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, तो इट रिफर्स टू कंटामिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स।
तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से अगर इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम कंटामिनेट हो रहा है, उनकी वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा है, डैमेज हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है ना। और ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है ये कहाँ से होता है? तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं ना, उसमें से रेडिएशन रिलीज होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो एमिट करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। तो जो रेडिएशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। हालांकि उनको कैंसर में ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अब इनके कुछ सोर्सेज हैं, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहाँ से होता है? तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, वहाँ से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वहाँ से रेडिएशन रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो हथियार हैं न्यूक्लियर, तो उनकी वजह से भी क्या है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब उनको यूज़ किया जाता है तो वहाँ से फिर रेडिएशन निकलता है और वो एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करता है, डैमेज करता है। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा था, तो उसमें क्या बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए, बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए, बहुत सारे मिसाइलें छोड़ी गई, तो वो सब क्या होता है, उससे एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है। ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ उसकी वजह से। ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो मतलब बीमारियों को ठीक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूज़ होते हैं, तो जो वो वेस्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर उनको सही से डिस्पोज ना किया जाए तो उसकी वजह से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने एलिमेंट की जो पूरी सीरीज़, जो पूरा आपने एलिमेंट के जो टेबल्स पढ़े होंगे, तो उसमें जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं ना, जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जिनके अंदर से रेडिएशन रिलीज होता है, एमिट होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिजास्टर एंड इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। डिजास्टर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसके टाइप्स बताने हैं, यानी ये डिजास्टर कैसे होता है उसके बारे में बताना है। डिजास्टर क्या होता है? तो डिजास्टर एक ऐसा इवेंट होता है, या आप इसको हिंदी में कहते हैं एक ऐसी घटना है, एक ऐसा वाकया, एक ऐसा हादसा है जिसमें क्या कहते हैं, जो कम्युनिटी है या कोई सोसाइटी है उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे घर गिर जाते हैं, जो क्या कहते हैं, जो खाने पीने के सामान हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो एक बड़े पैमाने पे जब किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिज़ास्टर। अब ये जो डिज़ास्टर है ये दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। जो नेचुरल है इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और मैन मेड की वजह से कम पहुंचता है। मैन मेड के भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है। हम लोग देखते हैं नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जो कि प्राकृतिक हैं, जो कुदरती तौर पे खुद ब खुद होते हैं, उसमें इंसान उसको रोक नहीं सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, ज़लज़ला आता है, ज़मीन हिलने लगती है, बहुत सारे घर गिर जाते हैं। ठीक है। बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसे ही आंधी तूफान आता है, अब उसके अलग अलग टाइप के नाम हैं, जैसे कि टाइफून हो गया, साइक्लोन्स हो गए, तो ठीक है ना, उसमें तेज़ हवा चलती है, उसमें तेज़ बारिश हो सकती है। ऐसे फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे भी बहुत तगड़ा नुकसान पहुंच जाता है, घर गिर जाते हैं, लोग डूब के मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, सामान खराब हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही होता है ड्राफ्ट, यानी सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ने की वजह से भी क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फसल नहीं होगी, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं रहती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत सारे लोग भूखे मरने लगते हैं। ठीक है। तो ये भी एक क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। ऐसे क्या कहते हैं, वाइल्ड फायर, जंगल के अंदर आग लग जाती है, पूरा जंगल का जंगल जल जाता है। ऐसे कई कबार ऐसा होता है कि पूरा खेत जो है सारे के सारे जल जाते हैं। सूखा तो नहीं पड़ा, फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन आग लग गई, पूरा क्या कहते हैं, खेत ही जल गए, सारा जंगल जल गया खेतों का। तो इसकी वजह, ये भी एक तरीके का क्या है, डिज़ास्टर है। ये मैन मेड भी हो सकता है, कभी इंसान बहुत सारे होते हैं, सिगरेट पिया, ला के फेंक दिया, क्या हुआ, पूरा जो खेत है वो जल गया, तो कभी ये मैन मेड भी होता है। और क्या कहते हैं, जो ये जंगली आग लगती है वो कभी अपने आप, जब उसका क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। ऐसे क्या कहते हैं, जो सुनामी आते हैं, तो सुनामी की वजह से भी, तो सुनामी आपने सुना होगा कि जो समंदर है उसकी जो लहरें हैं वो समझिए समंदर से बाहर आ जाती हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और आसपास की बस्तियों को मारती हैं, एकदम तहस नहस कर देती हैं। ऐसे क्या कहते हैं, जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी फट जाता है किसी एरिया के अंदर,
तो वहाँ से भी क्या है बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। तो ये सारे क्या हैं नेचुरल डिज़ास्टर के टाइप्स हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं मैन मेड डिज़ास्टर। मैन डिज़ास्टर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं कोई केमिकल है वो स्पिलेज हो गया, समझ रहे, कोई एक्सप्लोजन हो गया, आग लग गई, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से कोई मतलब जहरीली गैस रिलीज़ हो गई तो आसपास की बस्तियों को नुकसान पहुँच जाता है, वहाँ पे जो काम करने वाले वो लोग मर जाते हैं। जैसे कि एक भोपाल का जो घटना है, बहुत सारे लोग उसके अंदर मर गए थे, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्रैशेस हो जाते हैं, गाड़ियाँ आपस में लड़ जाती हैं, एरोप्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन आपस में टकरा गई, जो जहाज़ है शिप है वो पानी के अंदर डूब गया। तो इसकी वजह से भी क्या है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है डिज़ास्टर है। ऐसे क्या कहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हैं उनको मतलब बहुत घटिया तरीके से बनाया गया तो वो गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी जानें चली जाती हैं, जो पुल वगैरह हैं वो गिर जाते हैं, ठीक। ऐसे क्या कहते हैं जो जैसे कि वारफेयर है, जैसे कि वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जैसे कि अभी रशिया का और यूक्रेन का हुआ, जैसे चलते रहती हैं लड़ाइयाँ, तो लड़ाइयों की वजह से भी क्या है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है डिज़ास्टर है और ये मैन मेड डिज़ास्टर है। अब ये जो डिज़ास्टर होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, कई बार इसको पूछ लेता है, ये इसके ऊपर आप पढ़ भी चुके हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के अंदर। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स planning, responding and recovering from disaster to protect lives, minimize damage and support affected communities. There are key steps that can make it more effective. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या होता है, इसमें क्या मतलब ख़ास बात होती है, इसमें क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या करना रहता है आपको। तो इसमें आपको पहले तो प्लानिंग करना रहता है कि कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है ना। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग होता है, यानी लोगों को रिस्पॉन्स करना, उनकी ज़रूरतों को रिस्पॉन्स करना, ऐसे जो डैमेज हुआ उसको रिकवर करना, ऐसे क्या कहते हैं लोगों की जानों को बचाना, जो तो मर गए तो बेचारे मर ही गए, जो बचे हुए हैं जिनको बचाया जा सकता है तो उनको बचाना, और डिज़ास्टर की वजह से जो आफत आई है उसको कम से कम करना, उसके नुकसान को कम से कम करना, ऐसे जो अफेक्टेड लोग हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी मदद करना। तो ये सारे काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये सरकारी तौर पे किया जाता है बाकायदा तरीके से। इसके लिए क्या है बॉडीज़ बनी हुई हैं, अथॉरिटीज़ और बोर्ड बने हुए हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना। इसके लिए पूरा एक्ट बना हुआ है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके लिए बहुत सारी क्या है NGOs काम करती हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो उनकी मतलब कम्युनिटीज़ होती हैं वो काम करती हैं, और क्या हर आदमी को इंडिविजुअली भी काम करना चाहिए, इसलिए कि ये आपदा, ये मुसीबत, ये आफत, ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए एक दूसरे के ऐसे मौक़ों पे एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला क्या है प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, ठीक है ना। जैसे ही कहीं पे डिज़ास्टर लग रहा हो रहा है या हो चुका है तो सबसे पहले क्या करना है इमरजेंसी प्लान बनाना है कि इस डिज़ास्टर को हमको कैसे मैनेज करना है, उसकी पूरी मतलब प्लान बना के काम करना। ये नहीं कि जैसा जो जिसके मन में आ रहा है ऐसा करना, नहीं, वहाँ पे प्लान बनाइए क्या ज़रूरत है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग इस फील्ड के माहिर हैं आपस में बैठ के प्लान बनाएं इमरजेंसी तौर पर, यानी कि पता चल रहा है कि डिज़ास्टर हो गया और 10 घंटे मीटिंग चल रही है, नहीं, बल्कि जल्दी से अपना प्लान बनाए कि क्या करना है, किस टाइप से हमको वहाँ पे पहुँचना है, क्या लोगों को कैसे बचाना है, कैसे हेल्प करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि अभी डिज़ास्टर नहीं हुआ है उससे पहले ही आपके पास प्री प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। पहले से आपको तैयार होना चाहिए कि अगर डिज़ास्टर कंडीशन होता है तो उसमें हम लोग कैसे मतलब डिज़ास्टर को मैनेज करेंगे, कैसे उसको मिटिगेट करेंगे, उसके इफेक्ट को कैसे कम करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मतलब बहुत तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है अगर उनको कंट्रोल और प्रिजर्व ना किया जाए। जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास में जो ट्रेनें डीजल से चलती हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े टैंक होते हैं। मान लीजिए वहाँ पे आग लग रही है, अब उस एरिया को बचाना ज़रूरी है, वरना तो अगर वहाँ पे आग लग गई और सपोज दैट कि वो जो टैंक है वो फट गए तो वो बहुत बड़े इलाके को क्या है डैमेज कर सकते हैं। वहाँ से डीजल फैलेगा तो बहुत तगड़ी आग फैलेगी। ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, गैस एजेंसियाँ हैं, तो ऐसी जगहों को क्या है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। ऐसे क्या कहते हैं जो इमरजेंसी किट्स वगैरह हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, फर्स्ट एड के सामान हैं, तो उन सबको क्या है असेंबल करना, जमा करना, ठीक है। उसके बाद क्या है रिस्पॉन्स, यानी ये कि जो लोग, यानी ये है कि उसमें आदमी को इन्फॉर्म होना चाहिए, जिनसे आपको सही न्यूज़ मिलता रहता है, तो उससे आपको क्या है जुड़े रहना चाहिए और देखना चाहिए कि इस वक्त क्या गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, या जो क्या कहते हैं NGOs हैं, जो रेगुलेटर बॉडीज़ हैं, उनकी तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं, तो उनको सुनना, उनको जानना और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है ना। ऐसे क्या खुद को भी बचाना और दूसरे लोगों को भी क्या है जो मतलब सेफली इवैक्यूएट करना, उनको बचाना डिज़ास्टर की जगहों से।
ऐसे क्या कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सर्विस का इस्तेमाल करना। अगर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं तो आप उनको फ़ौरन फ़ोन करके, डिजास्टर कंडीशन आ रही है तो फ़ौरन उनको फ़ोन करना। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, तो अब ये नहीं कि खुद ही बाल्टी लेकर दौड़ रहे हो, तो ठीक है आप कितना करोगे। जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, जिनके पास पूरी चीज़ें हैं, जो बनाई गई हैं आपके लिए इमरजेंसी कंडीशन में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो जैसे कि आग लगने पे आप क्या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए, फ़ौरन वो अपना लेके आएंगे टैंक। उनके पास पूरी मतलब फैसिलिटी होती है, उनको आइडिया है कि कैसे मतलब आग पे काबू पाया जाता है, कैसे इसको बुझाना है, कैसे कंट्रोल करना है। समझ में आ रही बात? तो उनको कॉन्टैक्ट करना है। ऐसे क्या कहते हैं, रिकवरी, यानी आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है। अगर आपने मतलब अपना इंश्योरेंस वगैरह करा रखा है, या कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस नहीं भी है तब भी जो क्या सरकारें क्या है मतलब बहुत सारा मतलब उनको मुआवजा देती हैं। अगर कहीं पे घर वगैरह गिर गया, बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, खेत वगैरह जल गए, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना चाहिए कि मतलब कितना मेरा नुकसान हुआ, नहीं हुआ, इस टाइप से। और जो फिर उसके बाद जो डेब्रिस वगैरह है जो उसको हटाना और फिर रिकंस्ट्रक्शन करना, घर वगैरह बनाना, ये सारे काम होते हैं। कहते हैं जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो मतलब ऐसे लोगों को यानी डिज़ास्टर के अंदर फंसे हुए लोगों को जो हेल्प करती हैं, उनकी रिकवरी कराती हैं, तो उनसे सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे मदद लेना चाहिए। और क्या है, मिटिगेशन, यानी आपने देख लिया कि डिज़ास्टर कैसे आ सकता है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ बार बार आती है, समझ में आ रही बात, जहाँ पे ज़लज़ला आने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ऐसे मतलब स्टेप्स लेना कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो हम जल्दी से कैसे उसको रोक सकते हैं, उसके नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, तो पहले से उसकी तैयारी करके रखना। और उसके अलावा क्या है, जो कम्युनिटी है उसके अंदर अवेयरनेस फैलाना कि डिज़ास्टर कंडीशन में कैसे उसको मैनेज करना, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और उसमें लोगों को ये भी सिखाएंगे कि एक दूसरे की मदद करना है, ठीक है ना। और आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है एक पूरा, ठीक है ना, तो उसने क्या है एक पूरा मतलब फ्रेमवर्क दिया है कि डिज़ास्टर को कैसे मैनेज किया जाए। उसके लिए उन्होंने मतलब बॉडीज़ बना रखी हैं, अलग अलग क्या बोर्ड बना रखे हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस एक्ट के ज़रिए से क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कराया गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ठीक है, NDMA। तो ये क्या है, सबसे अपेक्स बॉडी यानी सबसे हाई लेवल की बॉडी है। इसका काम होता है कि ये मतलब ले डाउन मतलब बनाना, ठीक है ना। तो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, गाइडलाइंस वगैरह बनाते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्ट के ज़रिए से एक और अथॉरिटी बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनवाया, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये क्या कहते हैं, जो अपेक्स बॉडी है, जो नेशनल लेवल की बॉडी है, जो वो प्लान वगैरह बनाते हैं, जो गाइडलाइंस देते हैं, जो पॉलिसीज़ देते हैं, उसको क्या इम्प्लीमेंट करना अपने अपने एरियो के अंदर, ये इनकी क्या है जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा इस एक्ट के ज़रिए से एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी बनवाया गया, उसका भी एक क्या है समझिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो एक ऐसी फोर्स है जिसको तैयार किया गया सिर्फ इसी के लिए कि कहीं पे भी अगर डिज़ास्टर आता है तो उसमें जाके रिस्पॉन्स करना, उन लोगों को बचाना, उस कंडीशन को मिटिगेट करना, ठीक है। तो उसके लिए पूरा, अब उनकी जो कैपेसिटी है वो आपकी तो नहीं है ना, क्योंकि उनको तो पूरी ट्रेनिंग दी गई है। फिर वो 10 घंटे काम कर सकते हैं, नहीं थकेंगे, आप 5 घंटे काम करके थक जाएंगे। तो इसलिए क्या है, फोर्स बनाया गया, उनको इसी काम के लिए ख़ास तौर से तैयार किया गया है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया, ठीक है ना। इस एक्ट के ज़रिए से कहा गया कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। वहाँ पे मतलब पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे डिज़ास्टर को मैनेज करना है, रिसर्च करना सिखाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पूरा ये सारा सिखाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, राइट ए नोट और डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB plays a crucial role in प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट विद स्पेसिफिक स्टेट। तो कह रहे हैं जिस स्टेट की ये क्या कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अपने एरिया के अंदर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को और उसको बचाते हैं। इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी है इसको किसके अंडर में बनाया गया, तो इसको 2 एक्ट हैं, एक है वाटर एक्ट यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन, ठीक है ना, और दूसरा एक है एयर एक्ट यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन। तो ये जो 2 एक्ट हैं, वाटर एक्ट और एयर एक्ट, इनके अंडर में इस अथॉरिटी को बनाया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। जो मेन काम है वो तो यही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, लेकिन ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से ये लोग पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, तो उसमें क्या है इन्वायरमेंटल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, जो गवर्नमेंट है सर, जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं इन्वायरमेंट को लेके, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, इन्फोर्स करना इनका काम होता है। ठीक है, ऐसे क्या है पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। दूसरा इनका काम होता है पोल्यूशन को मॉनिटर करना और उसको असेस करना, यानी एनालाइज करना कि कितना है। यानी इनके अलग अलग स्टेशन बने रहते हैं। स्टेशन मतलब समझिए कि अपना एक एरिया के अंदर वहाँ पे उन्होंने ऑफिस बना लिए, तो अलग अलग एरिया के अंदर इनके स्टेशंस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग एरियो के अंदर वो पोल्यूशन को देखते हैं कि यहाँ पे एयर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन कितना है नहीं है, उसको असेस करते हैं। ऐसे क्या है तो वाटर पोल्यूशन, ये दोनों पे काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे वाटर पोल्यूशन, और वाटर के अंदर आप सोइल को भी जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो उस पर भी ये काम करते हो, देखते हैं वाटर की क्वालिटी यहाँ पे कैसी है नहीं है, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो कितना पोल्यूशन एमिट कर रहे हैं, कितना पोल्यूशन रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब इनको ये भी पावर होता है कि वो जाके उसके अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाके मतलब पोल्यूशन का भी डेटा निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने एरिया के अंदर, और फिर क्या कहते हैं वो सारा डेटा गवर्नमेंट को देते हैं ये। ठीक है, ऐसे क्या इनका रेगुलेटरी कंट्रोल फॉर्म अपने हिसाब से क्या है कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टैंडर्ड्स भी बना सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और उनके पास ये भी पावर होता है कि उसको इन्फोर्स करना, ठीक है ना, लागू करवाना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये एमिशन को सेट करते हैं, यानी कि जो गैस और धुआं वगैरह रिलीज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एमिशन या एफ्लुएंट। ठीक है, जो वेस्ट रिलीज होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से या जो गाड़ियों से, तो उस कितना होना चाहिए, क्या लिमिट है उसकी, वो ये सेट करते हैं। इसके अलावा ये लोग मतलब परमिट भी देते हैं, लाइसेंस भी वगैरह भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, तो बनाने से पहले आपको इनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कि हम लोग इस स्टैंडर्ड के अंदर रह के ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन नहीं रिलीज़ करेंगे। ऐसे गाड़ियों का भी लाइसेंस बनता है, तो उसको भी ये लोग चेक करते हैं। इनका काम होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए, कई बार इसके बारे में पूछ लेता है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कोई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, कोई प्लांट लगाने जा रहे हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करने जा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आप इनसे पहले जाके अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब ये उस प्रोजेक्ट को सामने रख के मतलब आप कितने बड़े पैमाने पे काम करने जा रहे हैं पूरा एक असेस करते हैं, यानी समझिए एनालाइज करते हैं, दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि इसकी वजह से मतलब इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ से कितना पोल्यूशन रिलीज हो सकता है, समझ में आ रही बात, कितना एडवर्स इफेक्ट इसका हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को वो पढ़ते हैं, अंदाज़ा करते हैं। उसके बाद अगर उनको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, तब वो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए परमिशन देते हैं। और अगर उनको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, समझ में आ रही बात, तो उस प्रोजेक्ट को ये रोक देते हैं, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं ये। ठीक, ऐसे क्या होता है पोल्यूशन कंट्रोल मेजर, एक काम ये भी होता है कि ये मतलब लोगों को इनकरेज करते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट करें और उस पर काम करें, सही से पोल्यूशन को कम से कम करें। तो उसके लिए ये लोग क्या कहते हैं रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उसको प्रोमोट करते हैं। ऐसे क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये लोगों को, और क्या कहते हैं जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो वर्कशॉप हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ से मतलब बहुत सारा समझिए कि बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज़ होता है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे मतलब पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं, क्या क्या नई नई मशीनरीज आ गई हैं नई, और क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है, यानी ऐसा जो टिकाऊ हो। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन COD। COD क्या है, और ये बताइए कि COD कैसे डिफाइन करता है वाटर पोल्यूशन को। तो COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, COD का मतलब क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, एक समझिए पैमाना है, एक मीज़र है, एक तरीका है वाटर के अंदर पोल्यूशन को जांचने का, यानी वाटर पोल्यूशन को चेक करने का या वाटर क्वालिटी को चेक करने का ये एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, तो ये इस प्रोसेस के अंदर, इस टेस्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन करने वाले एजेंट हैं, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया,
पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वाटर का सैंपल लिया जाता है और ये उन दोनों को फिर यानी वाटर का सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर इनको डाला जाता है, ठीक है। और साथ में कुछ मतलब कैटलिस्ट वगैरह भी डाल देते हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को और आसान कर देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अगर पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो फिर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनके साथ में वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होने के बाद ये देखा जाता है कि ऑक्सीजन का जो कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। ये जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो हमको मालूम होता है कि कितना ऑक्सीजन का अमाउंट है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उस वाटर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना यूज़ हुआ है। तो अगर क्या कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, यानी ज़्यादा समझिए समझिए ऑक्सीजन के जो अमाउंट है वो ज़्यादा यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन एटम ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे हाई COD, ठीक है। अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है वाटर का तो ये इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वाटर का सैंपल लिया, उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, कुछ उसके अंदर क्या कहते हैं कैटलिस्ट डाल दिया ताकि इस केमिकल रिएक्शन को आसान करें। उसके बाद अब ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन के एटम्स हैं या ऑक्सीजन का अमाउंट कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कितने हैं। अगर क्या कहते हैं COD ज़्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इसके अंदर ज़्यादा है, यानी वाटर क्या पोल्यूटेड है, ठीक है ना। अब ये इससे पूरा ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है वो वाटर जो रिलीज़ कर रही है तो वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर रिलीज़ कर रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम या राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम। तो आपको अगर वो अलग से याद नहीं आ रहा तो ये वाला जो है ना इसी को डाल देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। और इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट और हमारे हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कभी इकोसिस्टम ना दे के ये दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होता है, डैमेज होता है। यानी जो प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या वाटर कंटामिनेशन होता है, यानी पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा। अब जब वाटर पोल्यूटेड होगा तो बहुत सारी दिक्कतें उससे फिर क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं, ठीक। अब ये सारों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एयर कंटामिनेशन यानी एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अगर पोल्यूशन आएगा एयर के अंदर तो एयर पोल्यूशन होगा। ऐसे ही क्या कहते हैं, सोइल डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी समझिए सोइल भी हमारा जो क्या है पोल्यूटेड हो जाता है। उसमें क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी है, जो उसके अंदर पैदावार की ताकत है, जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। जैसे क्या कहते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और हमारा जो हेल्थ है उस पर भी बहुत बुरा इफेक्ट इसका पड़ सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो वाटर है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कंटामिनेटेड वाटर कोई ले रहा है तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर टॉक्सिक वाटर है तो उसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो अलग अलग तरीके से क्या है, बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम, ठीक है ना। अभी मैंने कहा देखिए वैसा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन पेपर मैंने क्या कहते हैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है और टेलीग्राम पे भी डाल दिया, जाके आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। अब अगर एयर पोल्यूशन होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लांट जो हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। प्लांट की जो पत्तियां हैं वो डैमेज हो सकती हैं, उनकी फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो सकती है, उनका जो फोटोसिंथेसिस का पूरा जो सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाएगा, प्लांट बढ़ेंगे नहीं, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे एनिमल और ऐसे क्या कहते हैं जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमंस हैं उन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है पोल्यूशन का। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी वजह से मौत भी हो सकती है एयर पोल्यूशन की वजह से। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है, एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है।
यानी जो पानी के अंदर मछलियाँ और भी जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो प्लांट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं पानी के अंदर, तो वो बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं। इससे प्लांट वगैरह भी अफेक्टेड होते हैं और इंसानों को भी इससे नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राइट द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है तकरीबन। ठीक है, तो इसमें एक आप क्या बढ़ा देंगे कि जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी जो पानी के अंदर जो लाइफ है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब एयर, अब जो वाटर है इसके बारे में हम लोग कई बार इसके बारे में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो मतलब उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें, ये पोल्यूटेंट्स हैं। तो ये वाटर के अंदर जाते हैं। तो वाटर, अब ये कहाँ जाएगा वाटर? नदियों के अंदर जाएगा, झील के अंदर जाएगा, समंदर के अंदर जाएगा, तालाब के अंदर जाएगा। तो वहाँ पे जो मतलब ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे जो क्या कहते हैं जो लाइफ है वो उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होती है। कई बार देखते नहीं है तालाब के अंदर जो गंदा पानी जाता रहता है, मछलियाँ एकदम परेशान हो जाती, पूरी पूरी मछलियाँ मर जाती हैं। ठीक है ना, और इसकी वजह से फिर क्या होगा, जो फूड चेन है, यानी वाटर पोल्यूशन की वजह से जो फूड चेन है या बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाता है। वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ऐसे क्या है, हमारे हेल्थ पे भी इसका क्या बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से क्या बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वाटर पोल्यूशन की वजह से कई सारी बीमारियां हैं जो वाटर बोर्न नहीं है, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया। इसकी वजह से डिसेंट्री भी हो सकता है, लूज मोशन वगैरह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर ऑफ एयर पोल्यूशन और राइट द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट। एक तो इसमें क्या है कि जो कंट्रोलर होता है एयर पोल्यूशन का, ठीक है, उसका क्या पावर होता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं उसको बताना है। या इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी आ सकता है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिखिए पोल्यूशन एक्ट के, या ऐसे आ सकता है कि राइट ए नोट ऑन एयर एक्ट। ठीक है, एयर एक्ट कब आया था? 1981 के अंदर, 1981 में। तो ये एक्ट किस लिए आया था? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन जो होता है वो ख़ास तौर से कहाँ से होता है आपने पूरा पढ़ा है। तो जो मेन जिसको हम लोग रोक सकते हैं वो क्या है? एक इंडस्ट्रियल एमिशन है, यानी जो इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलते हैं, जो रेडिएशन वगैरह निकलते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या होता है? व्हीकल्स से। ठीक है ना, जो हमारी गाड़ियाँ, जो व्हीकल्स हैं, वहाँ से जो पोल्यूशन होता है, ये दो मेन सोर्स हैं। तो इसी पे ये लोग ख़ास तौर से काम करते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोविज़न के कुछ की पॉइंट्स क्या हैं, इस प्रोविज़न ने क्या दिया है? तो एक क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इस एक्ट के ज़रिए से बताया गया है कि एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनेगा। ठीक है ना, CPC बोर्ड बनेगा। ठीक, दूसरा बताया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनेगा। इनका क्या फंक्शन है? तो ये लोग खुद मतलब इतना पावर होता है इनके पास कि ये अपना गाइडलाइंस बना सकते हैं, लिमिट बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, पेनाल्टीज लगा सकते हैं। इनके पास बहुत सारा पावर दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसके ज़रिए से, इस एक्ट के ज़रिए से क्या है बताया गया, स्टैंडर्ड एमिशन लिमिट। इनके पास ये भी पावर होता है, कोई भी गाड़ी है, कोई इंडस्ट्री है, तो वो कितना मतलब पोल्यूशन एमिट करेगा, कितना उसका एमिशन स्टैंडर्ड है, वो ये लोग तय करते हैं और फिर उसको इन्फोर्स भी करते हैं। यानी अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो ये उस पर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। जो भी इन्होंने रूल रेगुलेशन बना दिए हैं एक्ट के ज़रिए से, जो बनाए गए हैं, तो ये इन्होंने जो मतलब सेट कर दिया स्टैंडर्ड, अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो उसके लिए ये लोग क्या है, पेनाल्टीज़ भी लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जो आप गाड़ियों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो लोग व्हीकल्स चलाते हैं, 4 व्हीलर हो या क्या कहते हैं 2 व्हीलर्स हो, मुझे 4 व्हीलर के बारे में नहीं मालूम इतना, लेकिन 2 व्हीलर्स अगर जो चला रहे हैं, जो राइडर हैं, जिनके पास बाइक है, तो उनको PUC सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना चाहिए। PUC सर्टिफिकेट इसी एक्ट के अंदर बनता है, समझिए। PUC सर्टिफिकेट का मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये अपने 2 व्हीलर्स के लिए बनाते हैं। आप जब गाड़ी लेते हैं तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो साथ में मिलता है आपको 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आप उसको बनवाते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। इसमें जो मेन बात बताना है मुझे कि वो 6 महीने के लिए होता है और 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, PUC सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का पेनाल्टी लग सकता है। समझ में आ रही बात? कितना? अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपये का पेनाल्टी लग सकता है आपको यूपी के अंदर। बाकी स्टेट का मुझे नहीं मालूम है, अगर ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको पकड़ लेता है। ठीक है, अब ये अलग बात है, कई बार ऐसा होता है कि वो 200-400 रुपये लेके अपनी जेब में डाल लेते हैं, आपका चालान नहीं काटते हैं। अगर चालान काट दें तो आपको इतना भरना पड़ेगा। तो ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छे से तैयारी करिए, टेंशन फ्री रहिए। बहुत मुश्किल पेपर नहीं आएगा, सिर्फ आपको 50 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आपको 18-20 नंबर लाने रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आराम से पास हो जाएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।